हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय कृष्णा सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओटिस में मशीन्स कौन सी होती है, उसकी यूजेस क्या होती है। जो सब ओटिस में मशीन्स यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी बताऊँगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। कार्डियक मॉनिटर पता होगा आपको। एनेस्थीसिया मशीन में ये कार्डियक मॉनिटर रहता है, और ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर को दिखाता है। और एनेस्थीसिया मशीन एक रहती है जो सब ओटी में कॉमन रहती है। वो पेशेंट को इन्हेलेशन एजेंट्स प्रोवाइड करती है, और यूज टू जनरेट ए मिक्स फ्रेश गैसेस एंड फ्लो ऑफ ए मेडिकल गैसेस एंड इन्हेलेशन। जो फ्रेश गैसेस रहती है ना, ऑक्सीजन और NO2, ये मेडिकल गैसेस पेशेंट को देते हैं, क्योंकि पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। एंड ये हो गया सर्जिकल ऑपरेटिंग टेबल। सभी ओटी में ये कॉमन टेबल रहता है कि सर्जिकल एरिया में पेशेंट को लेटाने के लिए टेबल रखा जाता है। और ऑपरेशन टेबल प्रोवाइड एन एवल्यूटेड सरफेस दैट सपोर्टेड टू द पेशेंट बॉडी, क्योंकि ये पेशेंट को सपोर्ट करता है कि कभी एक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को सियाम अभी एक्सरे निकालवाना है, तो पेशेंट को तो हम एक्सरे निकालेंगे तो वो बेड भी आ जाएगा। तो पेशेंट को एक्सरे निकालने जब बेड आएगा तो पेशेंट को तो दिक्कत हो जाएगी कि बॉडी में कुछ अभी किसी को सूचर हुआ है, तो सूचर तो दिखना चाहिए ना। वो टेबल आ गया तो पेशेंट एक्सरे में तो दिक्कत हो जाएगी। दैट्स वाई ये ऐसा मैन्युफैक्चर किया गया है कि एक्सरे में भी नहीं दिखता है। बिना दिखने की वजह से पेशेंट का एक्सरे अच्छे से आता है, सर्जरी भी अच्छे से, एडजस्टमेंट भी इससे अच्छी होती है। इसलिए स्टेबलाइजिंग ये सर्जिकल ऑपरेटिंग टेबल बनाया जाता है। और इसका सब ओटी में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं इसको। और सक्शन मशीन आपको तो सबको पता ही होगा। सक्शन मशीन जो पेशेंट का कुछ पार्ट, वेरियस पार्ट, म्यूकस, सलाइवा और सिक्रेशंस हो रहते हैं ना, उसके वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। तो पेशेंट को म्यूकस और सलेवा रिमूवल करने के लिए ये सेक्शन यूज़ करवा जाता है, और यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक ए म्यूकस, सलाइवा, ब्लेड। म्यूकस मीन्स जो मुंह में कुछ थूक रह जाता है ना, उसको, सलाइवा को, ब्लेड को, सेक्रेशंस कोई भी होने दो, वो सब इसके वजह से बाहर निकाला जाता है। और सर्जिकल लाइट तो मेन पार्ट है ओटी में। कभी भी डॉक्टर्स तो इसको नहीं छूते, ओटी टेक्नीशियन से छूते हैं बहुत, लेकिन इसको स्टेराइल मेंटेन करना पड़ता है। और दूर से लाइट सेटिंग करना ज़रूरी रहती है, क्योंकि सर्जिकल एरिया को अच्छा से दिखाना पड़ता है ना। दैट्स वाई सर्जिकल लाइट्स डिफरेंट कलर्स में रहती है, वाइट कलर में, रेड कलर में रहती है। और सर्जिकल लाइट्स इज द लिमिटेड दैट द ऑपरेटिव साइट एंड द विथ इन ए पेशेंट आइडल विजुअलाइजेशन, क्योंकि इतना अच्छे से दिखना चाहिए, जब डॉक्टर को दिक्कत नहीं होना है। क्योंकि सर्जिकल एरिया में कुछ इन्फेक्टेड रहेगा तो पेशेंट, डॉक्टर को नहीं दिखेगा तो पेशेंट को इन्फेक्ट हो सकता है। इसके वजह से पेशेंट का जान भी खतरे में हो जाएगी। दैट्स वाई सर्जिकल लाइट्स का यूज़ होता है। और हो गया ऑटोक्लेव मशीन। ये ऑटोक्लेव मशीन ओटी में तो नहीं रहती है, लेकिन बगल में दूसरी जगह पे रहती है। और ऑटोक्लेव मशीन, इसका यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल करना। जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स कौन से भी रहने दो, वो इंस्ट्रूमेंट्स सब ऑटोक्लेव मशीन में स्टेराइल करने के लिए भेजा जाता है। और इस स्टेराइल मशीन मोस्टली रहती है CSHD में। CSHD मीन्स सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, वहाँ सब कुछ सप्लाई होता है। और यूज्ड फॉर स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका टेम्परेचर रहता है 120 टेम्परेचर में इसको हीट करा जाता है। इसमें सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा के हीट करते हैं।
और ये डिपार्टमेंट CSHD में मोस्टली रहता है। ये तो OT में दिखने में नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर रहेगा दूसरी डिपार्टमेंट में। और ये हो गया डेफिलेटर। डेफिलेबुलेटर आर डिवाइसेस सेंड टू इलेक्ट्रिक पल्स एंड शॉक टू द हार्ट स्टोर नॉर्मल हार्ट बीट। ये डेफिब्रिलेटर ये है ना, ये पेशेंट को कभी एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जब पेशेंट की डेथ हो जाती है सडनली, उसको तो CPR करना है। CPR अपन हाथ से करने से अच्छा इस नेबुलेटर, ये तो हॉस्पिटल में, सभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी पर्पस हॉस्पिटल OTs में तो रहता है। इसके वजह से CPR कर सकते हैं हम इजीली पेशेंट को। और पल्स ऑक्सीमीटर ये मोस्टली पल्स ऑक्सीमीटर तो अनसिस्टिया मशीन से ही जुड़ी रहती है। और किसी दूसरी OTs में, किसी एक OT में तो सेपरेट भी रहती होगी मे बी। एंड इसका यूजेज है लाइट बिकम्स एस्टिमेट द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड एंड द पल्स रेट। इसका काम रहता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल्स, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स देखने के लिए ये पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करा जाता है। क्योंकि जब सर्जरी होती है तो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल्स ब्लड में कम हुआ तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कत हो सकती है। दैट्स वाई पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ होता है। और आ गया ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिस्टेबुलेटर, एंड इसको बोला जाता है AED। और इसका यूज टू हेल्प द एक्सपीरियंसिंग एज ए सडन कार्डियक अरेस्ट। कभी इमरजेंसी पर्पस में, कभी इमरजेंसी में सर्जरी हो रही तो इमरजेंसी में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो वो डेबुलेटर तो नहीं यूज़ करते हैं, और इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं हम ये इमरजेंसी पर्पस से सडन कार्डियक अरेस्ट में ही यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये हो गया सियाम मशीन ये हो गई ये रेडिएशन, इसमें रेडिएशन रहता है, इसके वजह से एक्सरेस निकालते हैं। क्योंकि एक सर्जरी में तो पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते, दूसरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो शिफ्ट नहीं कर सकते। और पेशेंट को मूवेबल करेगा तो पेशेंट को इंट्यूबेशन में हो गया तो पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो पेशेंट का डेथ भी हो सकती है। क्योंकि एक्सरे पे तो इतना टाइम तो नहीं लगता है ना, इमरजेंसी में सर्जरीज बनेगी तो सियाम तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये मोस्टली आर्थोपेडिक, ये आर्थो OT में ही रहेगा कि बोन फ्रैक्चर्स, कभी राड्स लगाने में यूज़ करते हैं इस सियाम मशीन को। और ये सियाम मशीन का काम रहता है कि यूज प्रीमियरली डू द फेलोस फ्लोरोस्कोपिक एंड इमेजिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल आर्थोपेडिक प्रोसीजर्स। ये ओनली बोन्स को दिखाने के लिए और इंसेक्ट बोन्स को अच्छे जगह पे रखने के लिए और राड्स लगाने के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें इसमें रेडिएशन बहुत प्रोड्यूस होता है। ये मोस्टली सब OT में नहीं रहता है, ये आर्थो OT में ही होता है। और इसको बोला जाता है सियाम। एंड इट ECT machine used when server is a depression in the unresponsive to the from the therapy। कभी एक पेशेंट को अनरेस्पॉन्सिव टू द थेरेपी काम, एक पेशेंट को थेरेपी में अनरेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा ना, जब भी पेशेंट को ये ECT मशीन लगाते हैं कि अनरेस्पॉन्सिव, कभी एक पेशेंट को एक इंजेक्शन, अभी एक ड्रग दे दिया, वो ड्रग ओवर होने से भी अनरेस्पॉन्सिव स्टेज में चले जाएगा, जब ये थेरेपी कर सकते हैं। ECT मशीन इसकी यूज़ होती है। और इंटूबेटर इन्फेंट्स एंड इंटूबेटर प्रोवाइड टू द टर्मिनल सपोर्ट टू द न्यूनर्स। ये इंटूबेटर हो गया, कभी भी ये होती है जनरल OT में, ज़्यादा जनरल OT में रहती है। क्योंकि ये जनरल OT में सिजेरियंस और नॉर्मल डिलीवरीज होती है। जब बेबी बर्न होती है तो बेबी को तो कभी एक एक बेबीज होती है तो रो नहीं पाते, छोटे बच्चे तो नहीं रोते कभी कभी। तो पेशेंट को जब भी तुरंत होने के बाद पेशेंट, अब बेबी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम हुआ और बेबी को वार्म करना पड़ता है, तो इसमें लगाते हैं कि बेबी को मॉनिटर करने के लिए। बेबी का रिएक्शंस कैसे है उसमें, वो सब इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे रेडिएंट वार्मर हो गया। रेडिएंट वार्मर जब भी बेबी बर्न होगा ना, उसके बाद म्यूकस सब कुछ निकाल दे के
बेबी को इसमें लटाए जाएंगे, क्योंकि इसमें बेबी को टेम्परेचर हीट करेंगे। बेबी को तो जब निकालने के बाद बेबी तो अडेप्ट तो नहीं होगा तुरंत, ओटी में तो अडेप्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि बाहर का वेदर और मदर रूम के वेदर तो टू डिफरेंट रहता है। दैट्स वाई बेबी बाहर आने के बाद बेबी को तो बहुत दिक्कत होती है कि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि अडाप्ट करने में, बाहर का वेदर और रेस्पिरेशन लेने में बहुत टाइम लगता है। तो बेबी को हीट करने के लिए ये रेडिएंट वार्मर में लगाया जाता है। और सिरेंज पंप इज यूज टू द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। ये सिरेंज पंप होता है सभी ओटी में दिखने के लिए देखा जाता है कि ये क्यों मोस्टली यूज़ करते हैं, क्यों डिलीवर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस। अभी एक ड्रग हो गया, वो ड्रग डायरेक्ट तो नहीं, किसी एक ड्रग अभी टेंडामाल हो गया, उस ड्रग को तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, और वो ड्रग को देना चाहिए कि सिरेंज पंप पे। आप टेंडामाल ही नहीं, दूसरा कौन सी भी ड्रग ले लो, वो बड़े डोज का ड्रग हुआ तो सिरेंज पंप के सिरेंज वो 50 ml का सिरेंज लेके उसमें एनएस के साथ वो ड्रग लोड करके रखा जाता है, क्योंकि पेशेंट को एक ही तुरंत एक ही बार देने पे पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वजह से पेशेंट का जान भी जा सकता है। दैट्स वाई ये सिरेंज पंप में यूज़ करते हैं कि ये टाइमर से चलता है, कि बहुत स्लो ही चलता है, पेशेंट में बहुत धीरे से जाता है, इसके वजह से पेशेंट को कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। ये डायरेक्ट दे देंगे तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। दैट्स वाई सिरेंज पंप को यूज़ करा जाता है। और इन्फ्यूजन पंप इज एन इन्फ्यूजन पंप इज इन्फ्यूज फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स को पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड्स को मेडिके न्यूट्रिएंट्स भेजने में हेल्प करता है ये मशीन, और ये पेशेंट सर्कुलेटरी सिस्टम को सप्लाई करता है फ्लूइड्स। एंड डीवीटी पंप इज यूज टू ये प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। ये मेनली यूज होता है कि ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। एंड डीप विंस टू आवर लेग्स, और ये हो गया बबल कैप यूज टू द मैनेज न्यू बर्न्स विथ ए रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स। ये यूज़ होता है कि न्यू बर्न बेबीज जो जब भी होते हैं ना डिलीवरीज, तो बेबीज़ को न्यू बर्न बेबीज़ को रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर से बचा सकती है। बबुल कैप, इसमें से बेबी को बबुल्स आएगी तो उससे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, क्योंकि द न्यूली बर्न बेबीज़ को कुछ प्रॉब्लम होता है कि रेस्पिरेशन में जब भी बर्न होते हैं ना, उसको तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, छोटी मोटी से वो सिक्रेशन वॉमिटिंग्स के वजह से बेबी को बहुत सीवियर हार्म इन्फेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई ये यूज़ करते हैं। एंड nebulizer machine is used to the administrator a medication directly to the quickly to the lungs। ये नेबुलाइजर का यूज़ होता है कि पेशेंट को तुरंत अभी इमरजेंसी में 2 मिनट में एक ड्रग देना है, वो नहीं दिए तो पेशेंट की डेड हो सकती है। जब क्या करते हैं हम, नेबुलाइजर मशीन के साथ, उसके हेल्प के साथ पेशेंट को ड्रग देते हैं। इसके देने से वजह से डायरेक्ट ये जाके लंग्स को सप्लाई करेगा। जब पेशेंट को कंफर्ट लगेगा, पेशेंट को अभी सर्जरी हो रही है, ये मोस्टली होती है कि छोटे बच्चे में खांसी के वजह से, किसी को फीवर के वजह से रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे बच्चे को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तब ये निबुलाइजर मशीन बहुत अच्छे से काम आती है कि लंग्स में जाके तुरंत ये मेडिसिन अच्छे मेडिकेशन के साथ अच्छे से यूज़ होती है, जब पेशेंट को फ्री हो सकते हैं, पेशेंट इसके वजह से फ्री हो सकते हैं। इससे बहुत यूज़ होगा जो न्यू बर्न बेबीज़ में ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और लारिंगोस्कोप, a laryngoscope is used to primary tool of examination to interior of a larynx। ये लारिंगोस्कोप का यूज़ है, ये पेशेंट में कभी इंटूबेट करते वक्त पेशेंट को तो डायरेक्टली ईडी ट्यूब नहीं लगा सकते, तो पहले हम लोग पेशेंट को लारिंगोस्कोप लगाते हैं। लारिंगोस्कोप से देखते हैं कि उसका लारिंक्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर जा सकती है क्या, कुछ तो उसमें ईटी ट्यूब लगाते वक्त कुछ तो नहीं, पेशेंट ईटी ट्यूब को लग के पेशेंट को कुछ डैमेज तो ना हो,
इसलिए लारिंगोस्कोप को लगाते हैं। इसके लारिंगोस्कोप पे ब्लेड रहता है, वो ब्लेड पे एक लाइट रहती है, वो तो स्पेस क्रिएट करती है कि ईडी ट्यूब को अंदर लगाने को बहुत स्पेस क्रिएट करती है। इसके वजह से स्मूथली जा सकता है। विदाउट लारिंगोस्कोप ईडी ट्यूब नहीं डाला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ईडी ट्यूब डालने से पेशेंट को इनफेक्ट अंदर चोट लग सकती है, कुछ ब्लीडिंग हो सकती है। इसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्ट भी होने के चांसेस बहुत है। इस वजह से लारिंगोस्कोप लगा जाता है। ये हो गया भाई आज का क्लास, और अगली क्लास में आपको बताया जाऊंगा मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ओटी इंस्ट्रूमेंट्स और ओटी में सर्जरीज कैसी होती है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया जाऊंगा। तो मेरे क्लास आप सबको पसंद आई बोल के समझ रहा हूँ, और मेरे को ऐसा ही सपोर्ट करना यार, क्योंकि मेरे को थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आपका सहायता आपका हेल्प आपका इंकरेजमेंट मेरे को मिलेगी तो मैं बहुत अच्छे वीडियो बनाऊँगा अगले बार। और मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब गाइस। अगले बार और एक अच्छे वीडियो से मिलूँगा आपको। धन्यवाद।